हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर वीडियो देखने बैठ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अपने आप का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, नियमित दिनचर्या का पालन कीजिए, किसी भी तरह से अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही मत कीजिएगा। हमारा स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ा धन होता है। जो स्वस्थ होते हैं वो सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सफलता अपने स्वास्थ्य से ही जुड़ी होती है। इस बात को हमेशा याद रखिए। लेकर आई हूं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, अर्थात आपकी पाठ्य पुस्तक किसलय के पाठ 7 ठेस का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठेस पाठ के रचयिता है फणीश्वर नाथ रेणु जी। इस वीडियो में आप देखेंगे लेखक के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू। साथ ही साथ हम चलेंगे कि क्या है ठेस, ठेस का अर्थ क्या है, सब कुछ जानेंगे और इस पाठ के कुछ अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं और जानते हैं लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन के बारे में। नाम फणीश्वर नाथ रेणु, जन्म 4 मार्च 1921, जन्म स्थान ओहारी हिंगना, ग्राम अररिया, बिहार। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली। एक बात का ध्यान दिया है आप लोगों ने कि जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी प्रमुख रचनाकार हैं, वो या तो उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार से हैं। धन्य है बिहार की माटी, सच में, जिन्होंने हिंदी साहित्य का परचम फहराया। तो जन्म स्थान ओहारी हिंगना, ग्राम अररिया, बिहार। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। रचना के विषय मैला आंचल, परती, परिकथा। अवधि या काल आंचलिक कथा साहित्य। मृत्यु 11 अप्रैल सन 1977 को पटना में। जन्म हुआ 1921, मृत्यु 1977। ठीक है, ये रहा उनका जीवन काल। अब हम चलते हैं कि जो ठेस 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 क्या है। ठेस, आपने शब्द सुना है ठेस। क्या लग रहा है आपको कि ठेस जो है वो बहुत खुशी को दर्शा रहा है या फिर ठेस कैसा दुख को दर्शा रहा है? क्या होगा ठेस? ठेस शब्द सुना है। अच्छा, एक वाक्य बताती हूं मैं। उनके दिल को बड़ी ठेस पहुंची। क्या लगा, मजा आया उनको ठेस पहुंचकर? अरे नहीं नहीं, ठेस का अर्थ होता है दुख, दर्द। कहते हैं ना, उसने ऐसी बात कह दी कि दिल को ठेस पहुंच गई, आघात पहुंचा, दुख हुआ। तो यहाँ जो पाठ है जो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित है ठेस, उसमें हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसके दिल को, जिसके मन को बहुत ठेस पहुंची। किस कारण से, किसने दी उसे ठेस, क्या हुआ, सब कुछ जानेंगे। यहां पर आपको एक चित्र नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बताइए? कोई कुछ कर रहा है? क्या कर रहा है? इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या दिख रहा है आपको? एक व्यक्ति है जो कुछ बुन रहा है। समझ में आया? कुछ तो बुनाई की जा रही है। अब कुछ पहले इस तरह की मशीनें आती थी जिनसे हाथ, देखो पहले तो बिल्कुल मशीनें नहीं थी, पूरी तरह से हाथों से ही काम किया जाता था। चाहे बुनने का हो, कढ़ाई का हो, सिलाई का हो, जो भी कार्य हो, रचनात्मक जितने भी कार्य। जैसे आपने गांधी जी को चरखे के साथ देखा होगा। गांधी जी को देखा है चरखे के साथ, कि चरखे पर वो कुछ ना कुछ बुनते रहते थे। तो वो भी एक तरह की मशीन ही है। लेकिन उससे और पहले की यदि हम बात करें तो मनुष्य अपने हाथों से ही सारे काम किया करता था। बुनाई का हो, कढ़ाई का हो, सिलाई का हो, हर काम वो कार्य मतलब अपने हाथों से किया करता था। झाड़ू बनाना, चटाई बनाना, और जो रहते हैं ना, कुश की चटाई रहती है, चिक्की बनाना, वो सब, जैसे पर्दे रहते हैं ट्रांसपेरेंट टाइप, वो सब हाथों से करते थे। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी मनुष्य द्वारा ही कुछ ऐसा निर्माण किया गया जिससे कार्य को आसान किया जा सके। थोड़ी सी उसको मशीनों की सहायता मिली। पूरी तरह से हाथ जिसको नहीं आता है वो उसको नहीं कर पाएगा, तो मशीनों की सहायता से फिर कुछ बुना जाने लगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक व्यक्ति बैठा है, बड़ा प्रसन्न चित्त मुद्रा में है।
चटाई हम जो घर में बिछाते हैं प्लास्टिक टाइप, वो नज़र आ रही हैं। तो इस पार्ट में हम कुछ एक ऐसे ही बुनकर या ऐसे कारीगर या ऐसे कलाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम था सिरचन। ठीक है, सिरचन नाम था। अब इतना अच्छा काम है, इतना अच्छे से वो सारे कार्य करता था, लेकिन फिर पाठ का नाम ठेस क्यों रखा? क्या हुआ जो बेचारा दुखी हो गया? खुश नहीं था वो, ये तो खुश है, ये तो लग रहा है हाँ भाई हमें खुश नजर आ रहा है, लेकिन सिरचन दुखी था। क्या हुआ उसके साथ, वही जानेंगे। तो बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अब हम चलते हैं सिरचन के गांव और मिलते हैं सिरचन से कि उसके दिल को किसने ठेस पहुंचाई, क्या हुआ जिससे वो दुखी हो गया। ठीक है, लोक मन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। यह कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझने में पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। समझ में आया? पाठ का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसमें? श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझने में पाठ का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लोकमन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु की जो भी जितनी भी रचनाएं हैं सीधे दिल तक पहुंचती हैं, मन को छूती हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी जिन्होंने ना केवल हिंदी लेख या हिंदी साहित्य को ही अपना योगदान दिया, बल्कि फिल्मी जगत को भी बहुत योगदान दिया। फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं जिसमें से सबसे प्रसिद्ध यदि रचना की बात करूं तो तीसरी कसम एक फिल्म थी, तीसरी कसम एक फिल्म थी जिसकी पटकथा रेणु जी ने ही लिखी थी, जिसमें राज कपूर जी और वहीदा रहमान जी ने प्रमुख भूमिका अदा की थी। बहुत ही लोकप्रिय गाने रहे थे इसके, ना केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में इसके गाने प्रसिद्ध हैं। और रेणु जी को कई पुरस्कार भी मिले हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं उनको कई बार। ठीक है, जैसे बहुत सारी, जैसे तीसरी कसम में गाने हैं कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। ठीक है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो यहाँ भी जो हम पाठ की चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी मर्मज्ञ कहानी है। तो श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्य की पक्षधरता को समझने में पाठ का महत्वपूर्ण योगदान है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी कहानी उल्लेखनीय है। अब देखो कौन था सिरचन, क्या हुआ जो इतने अच्छे हंसते खेलते सिरचन को दुख हुआ। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। अब जब खेती बाड़ी, पहले तो आप ये देखो कि गांव की संस्कृति का या मिथिलांचल का वर्णन किया है, मतलब ग्रामीण माहौल या गांव की संस्कृति का वर्णन हुआ है। जब खेती बाड़ी का समय चलता था तो जो गांव के किसान थे वो सिरचन की गिनती बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि उनके अनुसार सिरचन कैसा था? कामचोर, चटोरा और हमेशा मतलब यहाँ वहाँ की बातें करके बस पेट भरने को मिल जाए, ये उनकी विचारधारा थी। लोग उसे बेकार ही नहीं बेगार भी समझते थे। बेकार मतलब जो कुछ नहीं करता, बेगार मतलब जो इधर उधर के ये कर दो ना, वो कर दो, हाँ कर दूंगा ऐसे बातों में आ जाए किसी की, उसको कहते हैं बिना कुछ लिए बिना कुछ दिए। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। जब भी खेत के लिए कोई काम करने वाले की ज़रूरत होती है या खलिहानों में जो फसल रखी है
उसमें कुछ काम की जरूरत होती तो सिरचन के पास कोई नहीं जाता कि वो क्या करेगा, उसे कुछ नहीं आता, वो कुछ कर ही नहीं सकता, पड़े पड़े बस खाएगा, ठूसेगा और सोता रहेगा। सबके मन में सिरचन की यही छवि थी। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई देगा। सबकी यही विचारधारा थी कि यदि सिरचन को बुला भी लिया तो वो करेगा क्या, जब सारे लोग काम आधा खत्म भी कर चुकेंगे तब वह खुरपी डुलाता हुआ आएगा। खुरपी होती है इस तरह का, ऐसा, जिससे जो फसल के अनवांटेड प्लांट्स रहते हैं उनको साफ किया जाता है, ठीक है। दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं जाकर सिरचन रहा है हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे आएगा, आलस में बिल्कुल आ रहे हैं, कुछ आने की तलाश में है, काम धाम कुछ करना नहीं। और ये छवि थी, ये इमेज बनी थी सिरचन के प्रति गांव वाले या किसानों के मन में। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई, एक समय था, अब देखो आज तो सभी लोग उससे मुफ्तखोर भी कह रहे हैं, कामचोर भी कह रहे हैं और चटोर भी कह रहे हैं। लेकिन एक समय था जबकि उसकी मढ़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अब ये भी बताया लेखक ने कि आज उसे कोई नहीं पूछ रहा है, आज उसे सब बेकार समझ रहे हैं, कामचोर समझ रहे हैं, चटोर समझ रहे हैं, मुफ्तखोर समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक समय वो भी था जब उसकी मढ़ैया के पास, मतलब उसके एक छोटा सा झोपड़ी टाइप, उसके पास बड़े बड़े लोगों की भीड़ लगी रहती थी और उसकी खुशामद भी होती थी। अब क्या हुआ? क्या वो बुजुर्ग हो गया? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? देखिए, अब जब लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। समय बदलते देर नहीं लगती। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन ने एक जोड़ा चिक बनवाकर भेज दो। अब ये था कि बड़े बड़े लोग उसके आगे कहते थे, अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में कारीगरी रह गई है, मतलब सिर्फ तुम ही हो जो कलाकारी कर सकते हो, कारीगरी कर सकते हो। शहर से चिट्ठी आई है कि सिरचन के हाथों से ही चिक बनाकर भिजवाओ। इतनी डिमांड थी, इतनी मांग थी, इतनी पहचान थी, इतना रुतबा था। किसका? सिरचन का। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। लेखक के स्वयं के अनुभव भी यहाँ पर उन्होंने साझा किए हैं कि लेखक की माँ कहती कि जाना जरा सिरचन को बुला लाना, तो लेखक कहते भोग क्या क्या लगेगा, अर्थात क्या क्या खाएगा वो, क्योंकि खाने के मामले में बड़ा चूजी है वो, चटोरा है वो। तो माँ क्या कहती, नहीं नहीं, वो मेरे सामने कुछ नहीं बोलता, जो दे देती हूँ वो ले लेता है। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती हैं और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहां से सीखा? अब सुनो। ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। कैसे कर दिया था? अब ये कौन कह रही है? लेखक की माँ। जब लेखक की माँ ने कहा कि जा तो जरा सिरचन को बुला ला, तो लेखक कहते हैं कि क्या खाएगा वो, बड़ी बातें रहेंगी उसकी, ये बना दो वो बना दो। तो माँ ने कहा कि मेरे सामने कभी वो कोई डिमांड नहीं रखता है। और कहती हैं कि एक बार सिरचन ने ऐसी सुनाई थी उसको, किसको? चौधरी के लड़के को, तुम्हारी भाभी नाखून से खाटकर तरकारी परोसती हैं और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहां से सीखा? अर्थात वो जो कहता था कह देता था, स्पष्टवादी था, बिल्कुल जिसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाता है उस तरह का था। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन। हुलस कर मतलब
हुलसाकर या हुलसकर होता है प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। आओ सिरचन, आज नैनू नेनू मथ रही हूं। नेनू, नेनू जब मट्ठे को ऐसे मटकी में बड़ी सी मथनी में रखकर जब मट्ठे को, जैसे यशोदा मैया को देखा है ऐसे ऐसे करते हुए, सीरियल्स में देखा होगा, पहले ऐसे ही मही को एक बड़े से मटके में भरकर घी और छाछ अलग किया जाता था और फिर उस नेनू को आग मतलब चूल्हे पर किसी बड़ी सी कढ़ाई में रखकर घी बनाया जाता है। तो घी बनने से पहले वो क्या कहलाता है? नेनू। नेनू सोचो, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, घी की डाढ़ी खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। अब यहां पर सिरचन की याद आई माँ जी को, लेखक की माँ जी को, तो लेखक को उन्होंने संदेशा कहा कि जा सिरचन को बुला ला। जैसे ही सिरचन आया, माँ जी प्रसन्नता पूर्वक कहती, अरे सिरचन आओ 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 बैठो, आज मैं घी नेनू मथ रही थी तो मुझे तुम्हारी याद आई, तुम्हें पसंद है ना घी वाली खकोरन। और साथ ही साथ बड़ी बेटी के यहाँ से संवाद आया है, उनको तुम्हारे हाथ की शीतल पार्टी चाहिए। ठीक है भाई। सिरचन अपनी पनियाई जीव को संभाल कर हंसता क्योंकि बड़ी मालकिन या फिर लेखक की माँ से उसका खासा लगाव था, उनका बहुत सम्मान करता था, उनकी हर एक बात भी सुनता था, उनसे कभी वो मुंहजोरी नहीं करता था। सिरचन अपनी पनियाई जीव मतलब हाँ नेनू और चूड़े की बात सुनकर सिरचन के मुंह में तो पानी आ जाता, जैसे इमली का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, वैसे ही जो हमारी पसंदीदा चीज़ रहती है खाने की, उसको उसके मन में भी मतलब जब भी हम सोचते हैं पानी आ जाता है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूं करी आ रहा हूं भाभी हाँ हाँ हाँ, घी की सुगंध सूं करी आ रहा हूं भाभी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। बुनकर मतलब कुच्ची बनाता है, कोई भी कार्य वो बड़े दिल से करता है और उसका काम बहुत अच्छा होता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। जो भी उसका कार्य होता है वो पूरे लगन के साथ करता है, पूरे समर्पण भाव के साथ करता है। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता है। यदि किसी ने उसको काम करते हुए टोका, फिर नहीं रहता वो फिर वो बड़ा खींच उठता है, फुफकार उठता है, जैसे सौंफ फुफकार जाता है ना, वैसे ही फुफकारने लगता है। मतलब जब वो काम कर रहा हो तो कोई भी उसके कार्य में व्यवधान उत्पन्न ना करे। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। यदि किसी ने उसके काम के बीच में टोका तो वो साफ साफ कहते था, यदि इतना ही आपको लग रहा है ना तो दूसरे को बुला लो। सिरचन कामचोर नहीं है, मुंहजोर तो है, कह देता है स्पष्ट रूप से, लेकिन कामचोरी कभी नहीं करता। यदि आपको मेरा काम पसंद नहीं है तो मैं छोड़ देता हूं, दूसरे को बुला लो। अब इतना कहने की हिम्मत कहां से आई? अरे उसको अपने आप पर भरोसा था, इसलिए वो कह देता था। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता था। कहने का तात्पर्य कि खाना जब वो खाता था कुछ पैसे वैसे नहीं लेता था, भर पेट खिला दो बस, काम कर देता था, प्यार के दो मीठे बोल बोल दो। लेकिन क्या कहा है? बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, उसके खाने में कोई कमी रह जाए चल जाएगा, लेकिन बात में जरा भी झाल वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि उसके काम में किसी ने टांग अड़ाई या फिर काम करते वक्त किसी ने रोका टोका, तब फिर वो बिल्कुल चुप नहीं रहता था, फिर तो वो सुनाकर रहता था 10 खरी खोटी। अगला है, सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कौन चटोरा नहीं होता? सबको खाना पसंद है ना,
और हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ मन पसंदीदा चीज भी होती है। फिर लोग दूसरे को क्यों मतलब कहने लगते कि ये ऐसा है वो वैसा है, खुद भी तो वैसे ही है। लोग उसको कहने लगे चटोर। तली बघारी हुई तरकारी, मतलब जिसमें अच्छा मसाला हो, तेल हो, ऐसी तरकारी अर्थात सब्जी। दही की कढ़ी, हा मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो तब सिरचन को बुलाओ। लोगों का यही मानना था कि यदि सिरचन से कोई काम करवाना है तो उसकी थाली मस्त तरीके से सजा दो। क्या क्या रख दो उसमें? तली अच्छी मसालेदार सब्जी, दही की कढ़ी। भाई कढ़ी तो मुझे भी पसंद है। आप जानते हो कढ़ी किसे कहते हैं? बताना। मलाई वाला दूध, और इन सब का प्रबंध यदि कर लिया तब फिर हम सिरचन को बुला सकते हैं और वो आएगा, जरूर आएगा। ये सोचती सबकी। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा, मतलब उसकी कमजोरी क्या है? खाना। ऐसा लोग मानते थे कि वो चटोरा है। भाई पेट के लिए ही तो सब काम करते हैं, यदि वो खाने के बदले काम करता है तो इसमें कौन सी बुरी बात? आप पैसे लेते हो, कोई काम करते हैं, हम पैसे लेते हैं या नहीं? लेते हैं ना। तो वो भोजन लेता था, ठीक है ना। तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। यदि खाने में कोई कमी दिखी तो समझिए वहीं पर अपने कार्य को रोककर उठ खड़ा हो जाएगा कि मुझे नहीं करना है, मजा नहीं आ रहा है, नहीं कर पाऊंगा, और चला जाता है। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। यदि उसके खाने में कोई कमी रह गई तो वो उठकर खड़ा हो जाएगा और चला जाएगा, क्योंकि मैं आता हूँ, आज तो थोड़ा माथा मेरा आता माजी सट के लिए टनटना रहा है, कभी आकर फिर कर दूंगा, और उसका फिर कभी नहीं आता। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तीलियों की झिल मिलाती चिक, सतरंगे डोर के मूड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। क्या क्या बना लेता है? घास, मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, मतलब बिछाने वाला चटाई की तरह। बांस तीलियों की झिलमिलाती चिक, पर्दे का काम जो करती है। सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज, भूसी या चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी, बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी। अरे वाह, मतलब वो बहुत ही बड़ा हुनरमंद है जिसे सिरचन के सिवा गांव में कोई कर ही नहीं सकता। ये दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम समझा जाता है, जबकि ये ऐसे कार्य हैं जब से मशीनें आई हैं, मशीनों ने ऐसे कलाकारों के तो हाथ ही काट दिए हैं। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम कहा जाने लगा। लोग बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी हालत हो गई है बेचारों की। अर्थात यदि हम बात करें कलाकारों की तो मशीनों के आ जाने से, मशीन आ गई, ठीक है, ऐसा लगा कि उनके तो हाथ कट गए हैं, ठीक है। कई लोगों के क्या, बेचारे जो अपने हाथ हस्तकला पर निर्भर थे, उसी से अपना पालन पोषण करते थे, लेकिन मशीनें आ गई तो उनके हाथों के जो कार्य थे, जैसे हाँ लाख की चूड़ियां देखी हैं आप कभी? आपने कभी लाख की चूड़ियां देखी हैं? उनको बड़े जतन से बनाया जाता था, भट्टी तपती थी, लाख को पिघलाया जाता था, एक मुंगरी टाइप की रहती थी लकड़ी की, उसमें उनको लपेटा जाता था, फिर उसी साइज का उसको काटा जाता था, फिर उनमें नग लगाए जाते थे, बेहतरीन तरीके से, भारी भी रहती थी। लेकिन जैसे ही कांच की चूड़ियां प्रचलन में आई, लाख की चूड़ियां गायब हो गई। अब जो लाख की चूड़ियां हाथों से बनाकर अपना भरण पोषण कर रहे थे, उनके तो हाथ ही कट गए बेचारों के।
एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं में लाख की चूड़ियां है, उसी तरह का चैप्टर जैसा कि आप बिहार बोर्ड में ये दिया है। ठीक है, तो अब कलाकारों के हाथ कट गए हैं मशीनों के आने से। बेचारा सिरचन जो कि अपने हर एक कार्य को बड़े समर्पण भाव के साथ करता था, फिर भी लोग उसको कामचोर समझते थे। अब ये भी सब जानते हैं कि ये सारे जो काम है वो सिरचन के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता, फिर भी उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही है। ये दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम समझा जाता है। लोग बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा दे दो और बस जाने दो। अर्थात जो हस्तकला है या हस्तशिल्प है उसका तो मूल्य ही नष्ट कर दिया है मशीनों के आ जाने से। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। ना केवल वो अपने कार्य के प्रति ही पूरी तरह से रुचि रखता है, जितना अच्छा कलाकार है उतना ही अच्छा बात करने में भी कारीगर है। कारीगर यहाँ कलाकार को कहा है। ठीक है, महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरजन की बात सुनकर तिलमिला उठी। ठहरो, मैं मां से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो बटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खंसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? ये तुम्हारी माँ ही करा सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दे दिया। सत्तू खाया है कभी आप लोगों ने? यहाँ पर सत्तू आया है। सत्तू जानते हो सत्तू किसे कहते हैं? कई साल हो गए मैंने भी नहीं खाया है, बहुत अच्छा लगता है। भुने हुए चने और गेहूं, पहले उनको धोया जाता है, भिगोया जाता है, जब वो अच्छे से फूल जाते हैं उनको सुखाया जाता है, भूना जाता है, फिर पीसा जाता है शक्कर को पानी में घोलकर या गुड़ को पानी में घोलकर। आहा, सच में बहुत अच्छा लगता है। अब गांव जाऊंगी कभी गांव तो ज़रूर खाऊंगी, लेकिन अब मिल जाए गांव जाकर तब है। तो अब वो यही कह रहा है कि सिर्फ सत्तू खिलाकर काम करवाओगे, ये तुम ही कर सकते हो बबुनी, तुम्हारे ही घर में ऐसा होता है। तो नक गई वो, तुम ऐसी बात करोगे, ये बात करोगे? तो बात करने में भी वो कारीगर था। यूं किसी का जवाब यूं दे देता था चुटकियों में, डरता या सहमता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अपनी मेहनत की कमाई लेता था। किसी से यहां वहां की बातें करके या चापलूसी भरी बातें करके उसने कोई काम नहीं किया था। ठीक है, उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। हाँ, मेरी किसके लिए है? रेणु जी के लिए, अर्थात लेखक के लिए। अब उनकी सबसे छोटी बहन है, विदाई होने वाली है। मानू दीदी नाम होगा उनका। पहली बार ससुराल जा रही थी। हाँ, मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। क्या कह दिया था? मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे, जब मानू विदा होकर आएगी मिठाई मत भेजिएगा। तो क्या चाहिए उनको दामाद जी को? उन्होंने कहा कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो कहना चाहते थे जमाई साहब कि जब आएगी मानू ससुराल तो सिरचन द्वारा बनाई गई शीतल पार्टी और चिक अवश्य भेजा जाए। भले ही आप मिठाई मत भेजना, कुछ मत भेजना, लेकिन शीतल पार्टी अर्थात चटाई जैसा जिस पर सोया जाता है, और चिक जो पर्दे के समान रहता है, थोड़ा थोड़ा आर पार दिखता है, वो भी कैसे बनता है? बांस की पतली पतली तीलियों से बनता है, और जो हाथ से बुनता था सिरचन। साफ साफ कह दिया। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस? अच्छा, ये कहना चाहते हैं नहीं तो मानू वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने कि भाई सिरचन आ जाओ, जमाई जी का खास ऑर्डर है कि बनाना ही है और भेजना ही है, नहीं तो वापस। अब क्या हुआ? सिरचन को बुला लिया। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं, दंग रह जाएं। ऐसा काम करना, ऐसी शीतल पार्टी और चिक बनाना कि इसकी ससुराल वाले देखते ही रह जाएं। सिरचन को बुलाया। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। भाभी का यहां ऑर्डर हुआ नहीं कि सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर
1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, सब समझ गए। अच्छा, इस बार तो सिरचन बड़े नए फैशन की चीज बना रहा है जो पहले कभी नहीं बनी। मंजली भाभी से रहा नहीं गया। अब कोई ना कोई ऐसा जरूर रहता है जो अच्छे काम में भी विघ्न डालता है। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। क्योंकि लेखक की माँ ने क्या कहा कि मोहर छाप वाली धोती दूंगी, तो मंजली भाभी बोली, यदि मुझे पहले पता होता कि सिरचन भैया इतनी अच्छी चिक बनाकर देंगे मोहरे छाप वाली धोती के बदले, तो मैं भी ऐसा काम करवा लेती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। लो, अरे सुनकर रह जाता ना, लेकिन नहीं रहता था वो। बोल पड़ा। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मुहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी के विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। लो, अब कौन कहने लगी? चाची। चाची ने क्या कहा? तू भी किससे बात कर रही है बहू? सिर्फ मोहर छाप वाली धोती के लिए ये चिक नहीं बना रहा है, मिठाई खाने को मिलेगी ना इसको, इसलिए बनाने बैठ गया है तो आखिर चटोरी, ये कहना चाहती थी चाची। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के 7 भैया तारा। सिरचन जब काम में मग्न रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल जाती है होठ पर। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की कोई सुधि नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। ऐसे दौड़कर मां के पास गया। मां, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवरा और गुड़। ऐसा कहकर लेखक गए मां के पास। मां रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेले कहां कहां क्या क्या देखूं। अरे मंजली, सिरचन को बुंदिया क्यों नहीं देती? अब देखो चाची ने क्या किया। बुंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवरा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा, अछूता। मां की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बुंदिया सूप में फेंक कर चली गई। लो, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें सीधा काम करना ही नहीं आता, हमेशा टेढ़ा टेढ़ा काम करते हैं। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह खोलकर, हाथ खोलकर बांटती हो क्या? मतलब वो बूंदिया फेंक कर चली गई, खूब सारा डालकर। फिर सिरचन से नहीं रहा कि जब तुम्हारी मायके से मिठाई आती है वो भी इतनी सारी फेंक कर चली जाती हो क्या? अब क्या हुआ होगा? फिर भौजी थोड़ी सी तुनक मिजाज हो गई। बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी की नेहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने से क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा, क्योंकि वो लेखक की मां से कोई बात नहीं करता था। अब मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली। इधर उधर देखकर सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किसकी बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। फिर बोल पड़ेंगी। चाची सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। तुम्हें यार ये क्या है, सब उसको चैन से काम तो करने दो। लेकिन नहीं, कहते हैं ना 17 मुंह 17 बातें, कोई यहां से कुछ कह रहा है, कोई वहां से कुछ कह रहा है। अब जैसे ही पान खाते देखा, चाची तो चौंक गई, अवाक रह गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हो गए। सिरचन भी बड़ा मतलब बोलता ही रहता था।
पान तो खा ही रहा था, उसने कहा चाची जरा अपने डिबिया को गम को हुआ जर्दा तो खिलाओ, बहुत दिन हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या चाची ने सिरचन को जर्दा दिया होगा? चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर कहां मिलता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम का हुआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। कितनी कड़वी जबान है ना चाची की। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए मानो। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक गया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखा, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। हो गया काम। उसको बात लग गई बुरी। चाची ने उसको ये सब कहा और उसने अब काम छोड़कर अपना सारा सामान समेटा निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है, इस मुंह झोंसे के ना मुंह में लगाम है ना आंख में शील। इस तरह से उसको सुनाने लगी। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिके मिलेंगी। 72 टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी मारी फिरती हैं। कोई अनोखा तू ही नहीं है जो चिक बनाता है। वो जा रहा था, उसके पीठ पीछे भी कई बातें सुनाती रही चाची कि सिर्फ तू ही अनोखा नहीं बनाता है, कई औरतें जाती हैं सिर पर गट्ठर लेकर बेचती फिरती हैं। ठीक है, मानू नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आई, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने ना जाने कितनी बार खोल कर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। अब बेचारी वो भी दुखी थी कि इतने अच्छे काम वो कर रहा था, चाची के मुंह में तो जैसे लगाम ही नहीं है। कुछ भी कहती रहती हैं, कुछ भी बोलती रहती हैं। अरे एक बेचारा व्यक्ति काम में व्यस्त है तो उसको काम करने दो। ऐसा नहीं कहेंगे सिर्फ उनकी गलती है। दूसरा सिरचन, कोई कुछ कह रहा है उसको छोड़ो, अपने काम से काम रखो। लेकिन मनुष्य स्वभाव है ना, सुनता भी नहीं है और सुनाना भी नहीं छोड़ता। ना कोई सुनना चाहता है और ना ही कोई सुनाना छोड़ना चाहता है। तो चाची भला बुरा कहती रही और सिरचन से सुना नहीं गया। गुस्से से तमक कर काम धाम छोड़कर चला गया। मैं सिरचन को मनाने गया। अब लेखक उसके घर गए। देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं, कृपया मुझसे कुछ ना कहिएगा। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। अब उसे अपनी पत्नी की याद आ रही है। बबुआ जी, मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूं अब ये काम नहीं करूंगा। इतनी ठेस पहुंची उसके मन को, इतना आघात पहुंचा। ठेस मतलब पता समझ में आया बेटा? ठेस, आघात, ठीक है, चोट, दुख, ठीक है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूं अब यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल को ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता, क्यों मानू? और बड़ी भाभी सोच रही थी कि अब मैं झालर लगा दूं ताकि वो चिक अच्छी दिखाई दे। सुधारने की कोशिश कर रही थी और बता रही थी क्या ये ठीक लग रहा है? वैसा तो नहीं लग रहा। ये सब बेचारे वो ये भी सोच रही यदि चिक नहीं बनी तो क्या होगा। उधर मानू दुखी थी, साथ ही साथ वहां सिरचन के मन को ठेस लग चुकी थी। लेखक के मनाने पर भी वो उनके घर नहीं आया। अब क्या हुआ देखते हैं। मानू कुछ नहीं बोली।
जबकि भाभी उसको दिखा रही थी झालर लगाकर, देखो ऐसे ठीक लगेगी, लेकिन मानू को नहीं लगा। कुछ नहीं बोली क्योंकि मानू दुखी थी बेचारी। किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर ना लग जाए इसमें भी। लेखक जो कि सिरचन से मिलकर आ चुके थे और उन्हें पता था कि सिरचन के दिल को ठेस लगी है इन दोनों की बातों से, या यूं कहें कि इन दोनों की कड़वी बातों से। कह दिया लेखक ने भी, हाँ, कि मंजली भाभी की नजर ना लग जाए इसमें, चाची और मंजली भाभी की नजर ना लग जाए, क्योंकि उस जो चिक सिरचन द्वारा बनाई जा रही थी उसको तो इन्होंने पूरा होने नहीं दिया। अब भाभी आप जो काम कर रहे उसमें भी इनकी नजर ना लग जाए। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही मैं ही जा रहा था। अब लेखक अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा। अब ध्यान से देखिए बेटा, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। जब लेखक सिरचन से मिलने गए थे तब सिरचन ने क्या कहा था? सिरचन ने कहा था, बबुआ सौगंध खाता हूं अपनी पत्नी की, अब मैं कभी ये काम दोबारा नहीं करूंगा, कह चुका था पूरी तरह से। लेकिन अब एक कहानी में ऐसा मोड़ आ रहा है, सुनो ध्यान से। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था, अर्थात लेखक ही अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मानू को सिरचन द्वारा बनाई गई चिक इतनी पसंद है कि वो अधूरी चिक को भी बड़े जतन से, जतन मतलब समझते हो, बहुत ही एहतियात से अपने साथ ले जा रही थी। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया कि कैसा है, पूरी ही बना देता तो क्या बिगड़ जाता। यदि मंजली भाभी और चाची ने कुछ कहा भी था तो सुनकर रह जाता, क्यों उनके मुंह लगता है। गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन जा रही है और उसके पास सिरचन द्वारा बनाई चिक नहीं है या शीतल पार्टी नहीं है। गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर, चटोर, जैसे कि चाची कहती है वही लेखक के मन में भी आया। गाड़ी आई। अब स्टेशन पर थे तो धीरे धीरे गाड़ी भी आ गई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि क्या हुआ। जैसे ही लेखक सामान चढ़ाकर दरवाजा बंद कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। कहता आ रहा है हांफते हांफते, बबुआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। लेखक बड़े चकित हो गए। सिरचन यहां देखकर चौंक गए। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा कि मतलब वो चढ़ चुके थे, बैठ चुके थे, मतलब बैठने ही वाले थे। उसने कहा, बबुआ जी। बोले क्या है? झिड़क कर मतलब गुस्से से, एक तो बनाया नहीं और ऊपर से आ गया हमें रोकने। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूं। कुछ सामान लेकर आया था वो, कुछ बोझ उसके कंधे पर था। बोझ उतारा और कहा, बबुआ कुछ सामान लेकर आया हूं, ठहरो। दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ हैं? एक बार देखूं। अब कहने लगा। लेखक सोच रहा है ये क्या है, जब उसे मिलना चाहिए था या जब उसको काम करना चाहिए था तब तो बड़ी बड़ी बातें करके और गुस्सा होकर चला गया। मेरे मनाने पर भी दोबारा घर पर नहीं आया। अब क्या हुआ इसको? मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। अब देखो, मानू तो उसके द्वारा बनाया हुआ जो अधूरा सा चिक थी उसको ही बड़े प्रेम से लेकर जा रही थी, और जैसे ही उसने सिरचन को देखा तो कहने लगी, सिरचन दादा। बस इतना ही कह पाई। चौंक गई मानू। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। ऐसे हकलाते हुए, क्योंकि हाफ भी रहा था, थक भी रहा था, भागते भागते आया ना। यह मेरी ओर से है, सब चीज है दीदी, शीतल पार्टी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की, और गाड़ी चल पड़ी। ठीक है, यह मेरी ओर से दीदी, रख लो, इसमें चटाई भी है और शीतल पार्टी भी है,
चिक भी है। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। उसने सोचा अच्छा तो सिरचंद दादा बना कर ले आए, तो उसने सोचा कि उनको क्या चाहिए था, मोहर छाप वाली धोती चाहिए थी। तो उतना ही उसके पास जो पैसे होंगे उनमें से निकाल कर सिरचंद को वो देने लगी। सिरचंद ने जीभ को दांत से काट कर कहा और दोनों हाथ जोड़ लिए, नहीं दीदी मैं ये नहीं ले सकता, मेरी ओर से भेंट ही समझिए। इस तरह से मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। अद्भुत कलाकारी, अद्भुत, अद्भुत किसे कहते हैं, या फिर हम कहें कि एकदम अनुपम, अनुपम, अद्भुत, अद्भुत कला। ठीक है, ऐसा लेखक ने स्वयं बताया कि ऐसी कलाकारी तो मैं स्वयं भी पहली बार देख रहा हूं कि कोई इतने अच्छे से कैसे कैसे भला काम कर सकता है सच में। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि सिरचंद कितना मेहनती था, समर्पित भाव का था। बस ये था कि काम के विषय में उससे कोई कुछ ना कहे, उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए, लेकिन उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, फिर भी उसके मन में संवेदना थी और उसने अपनी मतलब सौगंध या एक तरह से प्रतिज्ञा भी कर ली थी कि मैं अब नहीं बनाऊंगा, लेकिन प्रेम और संवेदना या भावनाएं, इनके चलते उसने मानू दीदी के लिए चटाई भी बनाई, शीतल पाटी भी बनाई और चीक भी बनाया, और इतना सुंदर कि लेखक देखते ही रह गए। अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तरों की तरफ। आपके विचार से सिरचंद का महत्व कम क्यों हो गया? आखिर क्या कारण है कि अब सिरचंद का जो महत्व है वो कम हो गया? क्योंकि यदि हम देखें सिरचंद के आधार पर या सिरचंद के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि आजकल हस्तकला का चलन क्यों कम हो गया? मशीनें आ गई हैं ना। मशीनों के प्रचलन ने तो जैसे कलाकारों के हाथ ही काट दिए हैं। जो पहले हाथों से बड़ी बहुत लगन के साथ, चाव के साथ कशीदाकारी करते थे, बुनाई करते थे, कढ़ाई करते थे, उनका सब कुछ धरा का धरा रह गया। मशीनों के आ जाने से जो काम पहले बुनकर हुआ करते थे, महीनों में किया करते थे, वो मशीनें मिनटों में कर देती हैं। सिरचंद धीरे धीरे बहुत कामचोर हो गया था। यहां पर सिरचंद के बारे में बात की जा रही है सिर्फ, और वह काम पर कम और चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगा था। काम पर अब वो उसका ध्यान नहीं लगता था, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, इसलिए सिरचंद का महत्व अब धीरे धीरे कम हो गया। सिरचंद चिक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को दे देता है। इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है? बताइए, कौन सी विशेषता का पता चलता है कि जब सिरचंद चिक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है तो इससे सिरचंद के आत्मीय गुणों का बोध होता है कि उसमें कितनी संवेदनशीलता थी। पता चलता है कि वो कितना संवेदनशील व्यक्ति है, कितना भावनात्मक व्यक्ति है, कितने भावना से जुड़ा हुआ है। यहाँ उसे ना कोई मोहर छाप वाली धोती चाहिए, ना तली हुई सब्जी और पकवान चाहिए, ना ही कुछ मिठाई चाहिए, ना लड्डू, ना पान, कुछ नहीं। संवेदना से जुड़ा था, वो संवेदनात्मक व्यक्ति था, इमोशनल व्यक्ति था। ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। जैसे, उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे तो चल जाएगा, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना ना आएगी मानू। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचंद को बुलाने के लिए कहती, मैं पूछ लेता भोग क्या लेगा। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। कहानी के किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचंद अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था, अर्थात
ज्यादा तरजीह का अर्थ होता है अधिक महत्व। ठीक है, यदि हम बात करें तो हम क्या कहेंगे कि वह किस तरह से अपने काम को महत्व देता था। समझ में आया कि हमें यही दिखाना है कि कहानी के किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को अधिक महत्व देता है। समझ में आया? तो अब हम देखेंगे कि कहानी के अनेक प्रसंगों से प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था। हाँ, वो अपने काम को तरजीह देता था। रेणु जी के घर मानू दीदी की विदाई के पूर्व उसको काम मिला था। कौन सा काम मिला था? शीतल पार्टी और चेक बनाने का। तो अपने काम में वो ऐसे जुट गया, जब उसे बुलाया गया न खाने की सुध, सब कुछ भूल जाता था। इतनी तन्मयता के साथ वो काम करता था। वह अपने काम में तन्मय हो गया। तन्मय होना अर्थात होता है बेटा, तन्मय का अर्थ होता है लीन, या फिर कहें हम तल्लीन। ठीक है, कि वह पूरी तरह से तल्लीन हो गया। अगर उसकी तन्मयता में विघ्न डाले तो वह गेहूं मन सांप की तरह फुफकार उठता और काम छोड़कर चला जाता। फिर वह काम अधूरा ही रह जाता था। और हुआ भी यही कि जब काकी, चाची और मजली भौजी ने उसके साथ यहाँ वहाँ की बात कर दी, उसको ऐसी बातें कही या ऐसे कड़वे वचन कहे जिससे उसके दिल को ठेस लग गई, तो वो अधूरा काम छोड़कर अपना सारा जो भी हसिया वसिया सामान था लेकर चला गया। लेखक उसके घर गए मनाने, फिर भी वो नहीं माना। कारीगर के मन को ठेस पहुंची, एक व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, जैसा कि शीर्षक है पाठ का, ठेस। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। कहानी कि यदि हम दूसरे प्रसंग की बात करें तो जब वह अपने काम में लगा तो उसे खाने पीने की सुध ही नहीं रही। उसे चूड़ा और गुड़ खाने को मिलता है, केवल चूड़ा फांक रहा है, गुड़ का ढेला अछूता पड़ा है। चूड़ा चबाते समय अपने काम में तन्मय है, कुछ सुधि नहीं है। इसी से स्पष्ट होता है कि वह कितना तल्लीन होकर काम करता था। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि हाँ, सिरचन अपने काम को तरजीह देता था, महत्व देता था। जब वो काम में लीन रहता था तो उसे किसी तरह की कोई सुधि नहीं रहती थी। इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो ये बताइए। मानू थी, काकी थी, बड़ी मजली भाभी थी, चाची थी, माँ जी थी, कौन सा? सिरचन था। सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा इस कहानी में? हमें सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा। यदि हम कहें कलाकार, हम कहें कारीगर। कारीगर का अर्थ क्या होता है? कुशल, कुशल। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम स्किल्ड कहते हैं। तो हमें इस कहानी में सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा, क्योंकि सिरचन मानवीय गुणों से भरा है। वह जिस काम को करता है प्रेम से करता है। उसकी कारीगरी के कायल दूर दूर के लोग थे। वह स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति है। उसे खाना जो भी मिले, जो भी मिले, और ऐसा नहीं है कि वो खाने के लिए काम करता था, लेकिन जब यदि उसको काम दे दिया जाए और वो काम में लग गया तो वो काम में पूरी तरह से तल्लीन हो जाता था। किसी की जली कटी बातें सुनकर या अपने कारीगरी के प्रति आरोपों को सुनकर वह काम छोड़ देता था। यदि उसके दिल को ठेस पहुंची, यदि उसके मन को ठेस पहुंची, तो वो सारा काम धाम छोड़ जाता था। फिर ये नहीं सोचता था कि अरे मुझे ये पैसे नहीं मिलेंगे या फिर खाने को नहीं मिलेगा। जिस काम को छोड़ देता तो वह काम अधूरा रह जाता था। फिर कोई चाह कर भी कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर ले, सिरचन टस से मस नहीं होता था। तो सिरचन जो था वही हमारे लिए इस कहानी का हीरो है। कहानी के अंत में सिरचन की आत्मीय गुण चरम पर दिखता है। जब कब बताइए, आत्मीय गुण कब दिखाई दिया? जब वह मानू दीदी को अपने हाथों से बुनकर शीतल पाटी, चिक
और चटाई भेंट में देने जाता है। तो कहानी के अंत में सिरचन की आत्मीय गुण चरम पर दिखता है जब मानू विदाई होकर स्टेशन पर गाड़ी में सवार है। गाड़ी खुलने के समय सिरचन दौड़ता हांफता हुआ आता है। हाँ, गट्ठर मानू दीदी को देते हुए कहता है, दीदी यह हमारी तरफ से शीतल पार्टी, चिक और कुछ है आपके लिए, और ये आसनी है आपके लिए। बेचारा हाँफ गया, थक गया। तब उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई खाना खिलाए या उसे कोई कपड़े दे। बस उसके मन में जो आत्मीय गुण था वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। अगला है, आपकी दृष्टि में सिरचन द्वारा चिक एवं शीतल पार्टी स्टेशन पर मानू को देना कहां तक उचित था? कहां तक क्या, पूरी तरह से उचित था। अरे भाई, एक इंसान है, उसके मन में भावना थी। उसको लगा कि बेचारी मानू दीदी, और पहली बात तो ये थी कि मानू दीदी के लिए ही वो इतनी सुंदर चिक बना रहा था। कहा था ना, जो मंजली चाची या जो कह रही थी कि अरे इतनी अच्छी चिक तो कभी नहीं बनाई। उसने कहा मानू दीदी के जो दूल्हा है ना वो बड़े अफसर हैं, इसलिए मैं तो बहुत अच्छे से बनाऊंगा। सिरचन के द्वारा स्टेशन पर मानू को विदाई के समय शीतल पार्टी, चिक आदि उपहार में देना उचित था। यदि वह घर पर जाता उपहार देने तो कहानी में सिरचन के आत्मीय गुण में कमी आ जाती। फिर उसे तो गांव वालों से ठेस लगी ही थी। एक सफल कारीगर सिरचन अपनी कला को महत्व देते हुए स्वनिर्मित वस्तुओं को उपहार मानू को स्टेशन पर प्रदान करता है, जो कि उपयुक्त ही था। काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपए देकर क्या किसी मजदूर की मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है? इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्या किसी की मेहनत को हम पैसे से तौल सकते हैं? क्या किसी के आत्मीय गुणों को या संवेदना को हम पैसे से खरीद सकते हैं? जवाब होगा बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तो मजदूरों को मजदूरी के बदले थोड़ा अनाज या चंद रुपए देकर उनकी मजदूरी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि वो कितना अधिक देते हैं उसके बदले उनको कितना कम मिलता है ना। चाहे हम बात करें सड़क का निर्माण करने वाले लोगों की, चाहे हम बात करें घर और इमारतें बनाने वाले मजदूरों की, हम बात करें जो मिट्टी की खुदाई करते हैं, लिपाई पुताई सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत क्या सबसे कम मिलता है उनको, जबकि मेहनत तो उनकी सबसे ज्यादा होती है। मजदूरों को मजदूरी के बदले थोड़ा अनाज या चंद रुपए देकर उनके मजदूरी का मूल्य कभी नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि किसी मजदूर या कारीगर की जो कला होती है वो तो अमूल्य होती है। फिर अन्य या रुपए देकर मजदूरी का मूल्य कैसे चुकाया जा सकता है? किसी मजदूर या कारीगर के लिए उसकी मजदूरी का सबसे बड़ा मूल्य है उसकी कला के प्रति आभार व्यक्त करना, उस व्यक्ति का आदर सम्मान करना। तो वो वैसे भी कुछ नहीं लेते हैं। गांव में जब हम छोटे छोटे थे, हमें याद है कि एक कारीगर चाचा आते थे घर में, कहीं पलंग बनाना, कहीं कुर्सियां बनाना, कहीं ये बनाना, बच्चों के लिए गाड़ी बना लेते थे वो बहुत सुंदर सुंदर। तो उन अच्छे से खाना खाते थे और प्यार से खूब दिन से पूरा दिन व्यतीत कर देते थे वो वहीं पर। तो ये सारी बातें हैं कि उनको मान सम्मान दिया जाना चाहिए। इस कहानी का अंत किए गए अंत से अलग और क्या हो सकता है? किसी भी कहानी का अंत किए गए अंत से अलग हो सकता है। हम किसी भी कहानी का जो एंडिंग है या अंत है उसको और अलग तरीके से भी कर सकते हैं, तो इस कहानी का भी किया जा सकता है। लेकिन ठेस शीर्षक कहानी का अंत चरम उत्कर्ष पर जाकर हुआ है, क्योंकि सिरचन जो अपनी कारीगरी को पुनः नहीं करने की शपथ लेता है, वही सिरचन मानू के घर से विदा हो जाने पर रास्ते में अपना उपहार शीतल पार्टी, चिक, कुश का आसन प्रदान कर आत्मीयता का अनोखा परिचय देता है। ऐसा लग रहा था कि कहानी का अंत वहीं हो गया, वो काम धाम छोड़कर घर में आ गया, लेखक उसको मनाने आया लेकिन नहीं माने और कहानी एंड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहानी का अंत रेणु जी ने बड़े चरम उत्कर्ष पर है, जबकि कहानीकार कहानी का अंत वहीं कर सकता था जहां पर शपथ लेता है कि पुनः मैं यह काम नहीं करूंगा। कहानीकार समझ जाता है कि एक कलाकार को ठेस पहुंच गई है। शीर्षक के आधार पर वहीं कहानी का अंत किया जा सकता था। अब जैसे ये मुहावरे दिए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग हो कान देना, दम मारना, मुंह में लगाम ना होना, सिर चढ़ाना। कान देना, उसकी बातों पर कान मत देना, ध्यान मत देना। दम मारना, बीमार व्यक्ति दम मार मार कर चलता है। मुंह में लगाम ना होना, श्याम के मुंह में लगाम नहीं है। सिर चढ़ाना, मदन अपनी पत्नी को सिर चढ़ाकर रखा है।
तो प्यारे बच्चों, इसी तरह के जो पाठ होंगे हम उनकी संपूर्ण गाथा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में लेकर आते हैं। इसलिए मैं कहती हूं कि ये जो वीडियो है उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखा कीजिए, ताकि आपको लेखक या कवि परिचय से लेकर कविता या पाठ का सार या व्याख्या और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की जानकारी भी प्राप्त हो सके। ठीक है, खुश हैं? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।